नमस्कार साथियों, JF लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जुड़ जाइए आप JF लॉ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी से एक वादा कर रखा है कि JF लॉ क्लासेस आपको क्रमबद्ध तरीके से क्लासें लेने के लिए, यानी जहाँ से हम क्लास बंद करते हैं वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक संविधान का ले लिया, एक IPC का ले लिया, एक CRPC का ले लिया या फिर यहाँ से ले ली, ऐसी क्लास है नहीं पढ़ना है। क्लास भले ही 2 दिन में 3 दिन में हो, या फिर ये जो क्लास 2 दिन 3 दिन का जो गैप लगता है वो कोई नॉर्मली गैप नहीं लगता, उसका कुछ इमरजेंसी के कारण गैप लग जाता है। वैसे मेरा गैप लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जिनमें मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो वैसे हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं जहाँ तक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछली 6 क्लासों में हमने भारतीय संविधान को पढ़ा और उसमें आपने देखा कि किस तरह से पढ़ाया गया है। और आज हम भारतीय संविधान की 7वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 7। एक क्लास आपको कैसे मिलेंगी? एक क्लास आपको मिलेंगी ओनली यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लास हैं। आप YouTube खोलेंगे, आपको सर्च करना है JF लॉ क्लासेस। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको इस बार क्लास नंबर डाल रखी है। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ये आपको क्लास मिल जाएगी। ये आपको लोगो मिलेगा उस पर, और आपको देख के सर्च कर लेना। और मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं कि भारतीय दंड संहिता को बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर तरीके से पूरी JF लॉ क्लासेस पर बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। तो आपके लिए कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक JF लॉ क्लासेस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप IPC यदि पढ़ना चाहते हो तो उस प्ले लिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे IPC के वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। करीबन 80 से 90 के बीच में वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने IPC को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग उन चीज़ों को भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि आप नए जुड़े हुए हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो किस प्रकार हमारी और क्लासों को देखें। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना है, इस पर आपको करना है ऑल नोटिफिकेशन पर। और फिर आप जैसे ही हमारे वीडियो का नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पुरानी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाइए, अंदर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो लेक्चर हमारे मिल जाएंगे। आप संविधान के करेंगे तो संविधान के मिल जाएंगे, IPC करेंगे तो IPC के। अभी हमारे पास मेजर एक्ट में दूसरा एक्ट चल रहा है और माइनर एक्ट कुछ पढ़ा चुके हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। इस प्रकार हमारे पास जो क्लासेस चल रही है वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलती रहेंगी। तो जुड़ जाइए आप JF लॉ क्लासेस पर, बने रहिए। आज की क्लास को अब हम समय बर्बाद ना करते हुए आगे की क्लास लेते हैं। ये हमारी क्लास चल रही है, इस पर आपको लिखा आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लोगों को मैं आपके उसमें लगा रहा हूँ, तो आप इस लोगों को देख लें। ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर सारी मिल जाएगी। अब हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है उसके बारे में हम
बात कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है हमको नागरिकता के संबंध में। हमको पढ़ना है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब जो सिटीजनशिप दी हुई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, सिटीजनशिप भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में, पार्ट नंबर या भाग नंबर कौन सा है सिटीजनशिप के संबंध में? 2। दूसरा जो भाग है वो है हमारा नागरिकता के संबंध में। हम प्रावधान पढ़ रहे हैं नागरिकता के संबंध में। मैं आपसे बात करूं कि ये कहां से कहां तक जाता है, तो हम अनुच्छेद की यदि बात करें इसकी, तो अनुच्छेद जाते हमारे आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। इतनी बात क्लियर आप सभी को? 5 से लेके 11 तक हम पढ़ते हैं आर्टिकल इसके, 5 से लेके 11 तक इसके आर्टिकल दिए गए हैं, यानी नागरिकता के संबंध में प्रावधानों को बताया गया है। अब सिटीजनशिप हमको किस प्रकार मिलेगी, किस तरीके से हम भारत के सिटीजन कहलाएंगे, ये सारे प्रावधान हम अब पढ़ने वाले हैं। तो आप हम नॉर्मल तौर पर ही देखते हैं या फिर हम वैसे बात करते हैं, तो सिटीजनशिप हमको कई प्रकार से प्रदान हो सकती है। अब कई प्रकार से कौन कौन से प्रावधान हैं? मान लीजिए हम भारत के अंतर्गत जन्मे, हमारा जन्म भारत में ही हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया के अंतर्गत। इंडिया के अंतर्गत जन्म हुआ है तो हमको सिटीजनशिप मिलना कंपलसरी है। दूसरा, अधिवास के आधार पर, अधिवास यानी रहने के आधार पर, निवास कर रहे हैं आप, तो अधिवास के आधार पर हमको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। कहाँ की? इंडिया की। दूसरा, या हम मान लीजिए कहीं बाहर से आए हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान वालों को भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। या फिर यहाँ से जो व्यक्ति चले गए हैं बाहर, उनके बारे में क्या सिटीजनशिप है? तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमको सिटीजनशिप मिलेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है हमारा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिली या किन किन आधारों पर मिली, उसके बारे में हम बात करते हैं। या हमारा जो आर्टिकल नंबर 5 है भारतीय संविधान का, वो बात करता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। तो संविधान के प्रारंभिक में जो नागरिकता है वो 3 आधारों के पर मिलती है। उसके आधार कितने हैं? 3 ग्राउंड है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो मिली है उसके जो आधार हैं वो 3 आधार बताए गए हैं। कितने आधार बताए गए हैं? 3 आधार बताए गए। अब 3 आधार कौन कौन से हैं? 3 जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं? तो 3 आधार में पहला उन्होंने कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधिवास के आधार पर एक ग्राउंड बताए गए हैं। 3 अधिवास यानी होता है निवास के आधार पर, कि कोई व्यक्ति कितने समय से भारत के अंतर्गत रह रहा है। कोई भी व्यक्ति भारत के अंतर्गत कितने वर्ष से रह रहा है। तो उन्होंने कहा या तो मान लीजिए उसका जन्म भारत के अंतर्गत ही हुआ है। यदि उसका जन्म भारत के अंतर्गत हुआ है तो उसको भारत की सिटीजनशिप मिलना आवश्यक है। दूसरा आता है या फिर उसके माता पिता, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जन्मा तो उसके माता पिता
भारतीय संविधान के लागू होते समय या भारतीय संविधान जब प्रारंभ था उस समय उसके माता पिता जन्मे हैं। माता पिता में से कोई भी एक जन्मा है, माता में से या पिता में से इनमें से कोई एक जन्मा है तो भी वो भारत की सिटीजनशिप उनको मिलना है, तय है। तीसरा जो आधार आता है वो आता है कम से कम 5 वर्ष का। इस चीज को आप समझ लें, 5 वर्ष। मान लीजिए संविधान प्रारंभ हुआ और संविधान प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्ष पहले से कोई व्यक्ति भारत के अंतर्गत निवास कर रहा है। कितने? संविधान प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष पहले से लगातार कोई व्यक्ति भारत के अंतर्गत निवास कर रहा है तो उसको इस आधार पर भी संविधान के प्रारंभ में निवासता के आधार पर भी उसको शामिल किया जाएगा या फिर उसको जो सिटीजनशिप है भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, वो व्यक्ति इंडियन कहलाता। तो आर्टिकल नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा? निवास के आधार पर या अधिवास के जो आधार पर हमको नागरिकता मिली वो 3 ग्राउंडों के आधार पर मिली। 3 ग्राउंड में पहला है या तो कोई व्यक्ति भारत के अंदर जन्मा हो या फिर उसके माता पिता भारत के अंदर जन्मे हो या फिर वो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक रह चुका हो भारत के अंतर्गत। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 5। अब हम जंप करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की ओर। हम तेजी से नहीं पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन, आपको जो आर्टिकल है जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम आगे नहीं बढ़े। आपको समझ में आना चाहिए। नागरिकता हम एक पार्ट में नहीं 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, 2 में नहीं 3 में। आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 6 के बारे में कि जो आर्टिकल नंबर हमारा 6 है वो किस प्रकार प्रावधान करता है। तो आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता के संबंध में प्रावधान। अब मान लीजिए होता क्या है, जब भारतीय संविधान लागू हो गया और कुछ लोग पाकिस्तान में थे, कुछ लोग क्या थे? पाकिस्तान में थे। अब उनको लगा नहीं यार हमको भी भारत के अंतर्गत जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान से भारत के अंतर्गत आ गए। पाकिस्तान से क्यों आ? भारत के अंतर्गत आ गए तो उनको नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बताए गए वो आर्टिकल नंबर 6 में बताए गए। अब आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है उस चीज़ों को आप एक बार समझ लें। उन्होंने ये कहा आर्टिकल नंबर 6 में कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए यदि कोई व्यक्ति जिसने राज्य क्षेत्र के से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन कर रहा है, मतलब भारत में वो आ जाता है। प्रव्रजन का मतलब होता है आ जाना। और इस संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता में समझा जाएगा, उसके आधार निम्नलिखित बताए गए। अब आधार क्या होते हैं? इसमें भी जो हमारे आधार हैं वो 2-3 आधार बताए गए हैं, उनके बारे में अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अब 2-3 आधारों के बारे में सबसे पहला जो आधार आता है उसका वो ये है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत उस व्यक्ति के माता पिता या मातामह या पितामह, उस व्यक्ति के माता पिता या मातामह पितामह या पिता के पितामह मातामह, इनमें से कोई भारत के अंतर्गत जन्मा 1935 की बात चल रही। या फिर मान लीजिए जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948
से पहले भारत में आ गए। 19 जुलाई 1948 को वो क्या हुआ, पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगे। अब मान लीजिए कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आया, ये मान लीजिए ऐसी कंडीशन हुई, कोई व्यक्ति क्या आया 19 जुलाई 1948 के आया बाद, कंडीशन सबकी अलग अलग है। ये पहले वाली है, पहले वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें बनती है प्रॉब्लम क्या बनती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत के अंतर्गत आया, तो उसको नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान हुआ, तो उसको प्रावधान ये हुआ कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया, भारत के अंतर्गत आया, वो 6 माह तक, कितना 6 माह तक वो भारत के अंतर्गत रह चुका हो, और 6 माह तक रहने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा कि मैं भारत के अंतर्गत रहना चाहता हूँ, तो फिर उसको भारत की संविधान के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप जो है वो भारत की दी जाएगी। ये था हमारे आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 6 ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आर्टिकल 6 में भी 3 ग्राउंड बताए गए, आर्टिकल 5 में भी 3 ग्राउंड बताए गए। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे आर्टिकल नंबर 7 के बारे में, और आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि मान लीजिए अभी तो क्या है, संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान से लोग आ गए कहाँ पर, भारत के अंतर्गत। अब संविधान होने के बाद, लागू होने के बाद कुछ लोगों को लगा नहीं यार, भारत से हमको पाकिस्तान जाना चाहिए या किसी और दूसरी जगह प्रवचन करना, तो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो उनकी नागरिकता के संबंध में उन्होंने बताया कि मान लीजिए संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के एक डेट दी गई है उन्होंने 7 वार्टिकल, पाकिस्तान को चले गए उन लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 1948, वो तो आपने पढ़ लिया, उसमें आपने बताया कि नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से भारत हुआ है, लेकिन ये गए तो 1 मार्च 1947, इस डेट को भी आपको याद रखना है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भारत से पाकिस्तान को चला गया 1 मार्च 1947 के पश्चात वो भारत के अंतर्गत नहीं आया, तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अब क्या हुआ, वो ये चला गया इतने दिन से, इस डेट से वो चला गया, लेकिन इस डेट के पहले पहले वो आ गया, तो नागरिकता उसकी नहीं जाएगी। यदि इस डेट के बाद आता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। ये हमारे आर्टिकल नंबर 7 में इतनी सी बात बताई है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 8 की। आज देखिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और आज मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन के बाद क्लास हुई है, और क्यों ना इस क्लास को आज सिटीजनशिप के संबंध में जो प्रावधान है उसको पूरा पढ़ा जाए। टाइम होगा, आप पढ़ते रहना। क्लास हम लंबी ले रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि क्लास 3 दिन के बाद वैसे ही हो रही है। आज 4थी क्लास से होना थी, तो 4 क्लास के लिए जहाँ मैं सिटीजनशिप ओनली 2 दिन की है, तो मैं इसको क्लास को आज लम्बा खींचे देता हूँ, जिससे क्या है आपका जो पिछला वाला वो कवर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 8 के बारे में। अब आप देखिए इस बोर्ड की, अपना मन दूर ना करें, आप बिल्कुल क्लास में बने रहें। अब आर्टिकल नंबर 8 कह रहा था कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता उन पर कहाँ की है, भारत की नागरिकता है।
अब मान लीजिए वो कुछ समय के लिए जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जैसे भारत के कुछ लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, वो आते जाते रहेंगे तो नागरिकता बनी रहेगी, और जैसे ही वो आना जाना छोड़ देते हैं या फिर अपनी नागरिकता को समाप्त करा लेते हैं या किसी दूसरे राज्य की नागरिकता को ले लेते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी आर्टिकल नंबर 8 के अंदर। आर्टिकल नंबर 8 में इतना ही बताएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। आर्टिकल नंबर 9 की मैं आपसे बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 9 जो कहता है वो क्या कहता है, इसके बारे में सुनिए कि मान लीजिए कोई एक इंडियन पर्सन है और उसने क्या है, फॉरेन कंट्री की स्वेच्छा से, एक भारतीय व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी दूसरे देश की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर ली, और उसने दूसरे देश की स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करी तो सीधी बात है कि वो भारत की नागरिकता को त्याग देगा, यानी उसकी स्वतः ही निलंबित हो जाएगी नागरिकता। उसने दूसरे देश की जैसे ही नागरिकता प्राप्त की तो उसकी जो नागरिकता है भारत के अंतर से समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 स्वतः समाप्त हो जाएगी आर्टिकल नंबर 9 के अंदर। आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। कब बने रहेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति इस वाक्य पूर्वगामी उपबंधों के किसी अधीन भारत का नागरिक समझा जाएगा तो उसके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। और नागरिकता के संबंध में जो नियम विनियम बनाती है वो बनाती है हमारी संसद, आर्टिकल नंबर 11 के अंदर है। रूल एंड रेगुलेशन, संसद के पास इसे शक्ति है कि संसद नागरिकता के संबंध में प्रावधान बनाती है, उपबंधित करती है। ये सारी चीज़ें हमारे नागरिकता के संबंध में बताए गए प्रावधान इस प्रकार थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, हालांकि 5-7 मिनट क्लास लेट हुई है और मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक बार फास्ट रिवीजन में बता देता हूँ कि हमने पिछले से अभी से लेके अभी तक पढ़ा क्या है इस क्लास में। तो हमने पढ़ा है सिटीजनशिप के बारे में, और सिटीजनशिप में हमने पढ़ा कि पार्ट नंबर 2 था, आर्टिकल नंबर 5 से 11 था, और सिटीजनशिप के संबंध में ये प्रावधान बताए गए थे। 5 में बताया कि संविधान के प्रारंभिक पर नागरिकता, उसके 3 ग्राउंड बताए गए हैं। 3 ग्राउंड में पहला ग्राउंड उन्होंने कहा कि उसमें से कोई एक जन्मा हो, उसके माता पिता जन्मे हो, या फिर वो संविधान प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्ष पहले से रह रहा। फिर पाकिस्तान के लोग आए, पाकिस्तान के लोगों ने संविधान प्रारंभ हुआ, उसके बाद उन्होंने नागरिकता ली। 5 के बाद 6 के बाद आता है 7। भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। 8 में हम कहते कुछ काम के लिए, कोई ऐसे कह सकते जो भारत का व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है। और 9 में स्वेच्छा से उन्होंने अर्जित कर लिया विदेश की नागरिकता। और 10 में नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। और 11 में संसद विनियम बनाएगी नागरिकता के संबंध में। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा और देखा, और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। यदि आपको याद नहीं हुआ तो आप 1-2 बार क्लास देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही पसंद आ गई हो। यदि क्लास पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं। तो आज सभी लोगों ने
हमारी इस वीडियो को पूरा देखा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए JF लॉ क्लासेस पर।